Welcome to the mechanical world. Today we will study entropy in our series of thermodynamics. So what is entropy? देखो एंट्रोपी हमें सेकंड लॉ से मिला था. एंट्रोपी क्या होती है? हमारा एक प्रॉपर्टी होती है. सिस्टम की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है. और प्रॉपर्टी का जो चेंज होता है सिस्टम में वो हमारा क्या हो जाता है? जीरो होता है. जो साइक्लिक इंटीग्रल हम लेते हैं वो हमारा जीरो होता है. सो The first law of thermodynamics gives conservation of energy. And second law of thermodynamics gave conversion. देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है. यहाँ पे कंजर्वेशन दे रखा है और यहाँ पे कन्वर्जन दे रखा है. तो कंजर्वेशन में क्या था कि हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है. वो हमारा किससे मिला था? फर्स्ट लॉ से मिलता था. सेकेंड लॉ से हमें क्या मिला? एनर्जी का कन्वर्जन मिला. जैसे हीट से वर्क में कन्वर्ट होती है तो वो हमें सेकेंड लॉ से मिला. सेकेंड लॉ वाज आल्सो फर्स्ट स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स एग्जीक्यूटेड बाय द सिस्टम. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो कोई भी सिस्टम है वो हमारा जो वर्क प्रोड्यूस करता है या वर्क जो कंज्यूम करता है वो एक साइकिल पे वर्क करता है. तो ये हमें किससे मिला था? सेकेंड लॉ से मिला था. When applied to processes, the second law also leads to the definition of a new property known as entropy. Second law ने ही हमें बताया entropy क्या होता है. First law gave internal energy and second law gave entropy. देखो फर्स्ट लॉ में हमें क्या मिलता था? इंटरनल एनर्जी. और इंटरनल एनर्जी भी हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी होती थी. सेकेंड लॉ से हमें मिला एंट्रोपी और एंट्रोपी भी हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है. देखो एंट्रोपी होती क्या है? एक्चुअल में एंट्रोपी हमारी रैंडमनेस होती है. रैंडमनेस क्या होता है? जैसे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल छोड़ो, कोई मैटर है, कोई हमारा पदार्थ है. वो पदार्थ हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एक फिक्स पैटर्न होगा. जैसे अब सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स में हमारे जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं. बिल्कुल पास पास में होंगे तो ये एक दूसरे से जो कोलिजन होगा वो नहीं होगा. कोलिजन नहीं होगा तो इनकी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो इनमें रैंडमनेस कम हो जाएगी. जो एटम जहां है वो ऑलमोस्ट वहीं पे रहेगा तो इनकी रैंडमनेस कम हो जाएगी. जो रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी भी हमारी कम हो जाएगी. अब अगर हम लिक्विड में देखते हैं तो लिक्विड में क्या होता है? हमारा पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा लूज होता है. ऐसे करके होता है. तो ये क्या होगा? इनका जो पैकिंग होता है एटम्स का वो थोड़ा लूज होता है. तो जो इनको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या होगा? एक एटम से दूसरे एटम से कोलिजन करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आएगा तो इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी. तो अगर इनकी रैंडमनेस बढ़ेगी तो इनकी एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी. तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी रैंडमनेस बढ़ती है वैसे वैसे हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होता है. फिर होता है हमारा गैस. तो गैस में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी बहुत दूर दूर होते हैं. तो इनमें क्या होता है? इनकी रैंडमनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी. देखिए हम एग्जांपल लेते हैं. हमें पॉकेट मनी मिलती है. हमें मंथ के स्टार्टिंग में पॉकेट मनी मिलती है. हमारे पास पैसा होता है. तो क्या होगा? हमारे जो शॉपिंग करना या कुछ भी पार्टी शार्टी करना वो हम ज़्यादा करते हैं. जैसे जैसे हमारा पैसा कम होता जाएगा मतलब हमारी एनर्जी कम हो जाएगी तो हम जो हमारी पार्टी शार्टी करते थे हम वो कम हो जाएगा. हमारा जो घूमना होता था वो कम हो जाएगा. फिर मंथ के एंड तक जाते जाते हमारी जो पॉकेट मनी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. मतलब हमारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई. अब जब हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी तो ये जो घूमना फिरना होगा वो हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा. हम घूमेंगे नहीं, मतलब हमारी रैंडमनेस कम हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एंट्रोपी कम हो गई. तो अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी और रैंडमनेस ज़्यादा होगी तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी. सो अगर रैंडमनेस ज़्यादा है तो हमारी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी.
तो एंट्रोपी का जो इंक्रीमेंट होता है हमारे सॉलिड से गैस की तरफ होता है। सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, फिर उससे लिक्विड उससे ज़्यादा होती है, फिर गैस की सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे हमारा एंट्रोपी होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एग्जाम से बहुत पूछा जाता है ये। एएससी जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है उसमें तो असर्शन जो हमारा क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये देख के पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है या इसका रीज़न क्या होता है। देखो, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे हमने पीवी सेक्टर पे देखा है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, जो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कभी नहीं होगा। हमारा जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ होगा इस टाइप से होंगे जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे होगा हमारा। अब देखो ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। देखो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या होता है हमारा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है हमारा आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। अब देखो, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को अगर हम टीएस पर प्लॉट करें, टीएस पे प्लॉट करते हैं तो कैसा होगा, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहेगी तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखो, अगर हम प्रोसेस 1 के लिए अगर स्ट्रेट लाइन लेते हैं, यह आ गया, तो 2 के लिए हमारा प्रोसेस कैसे होगा, 2 के लिए हमारा जो प्रोसेस होगा वो सेम ऐसे हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे इंक्लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन्स होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी पे जाके वो हमारा जंक्शन होता है कि वहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है, लेकिन ऐसे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो जो जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारा सही होगा। हमारा जो पीवी कर्व है वो ऐसे बनेगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का। नेक्स्ट टर्म इज क्लॉसियस थ्योरम। क्लॉसियस ने हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था, क्लॉसियस ने ही हमें एंट्रोपी टर्म दी थी। तो क्लॉसियस ने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उससे हमें कुछ एक स्टेटमेंट दिया था। तो क्या है, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज क्लॉसियस थ्योरम। ये क्या होता है, हमारा क्लॉसियस थ्योरम होता है। आगे हम देखेंगे इसको कि dq/t ये क्या होता है, हमारा एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी क्या होता है, हमारा सिस्टम की प्रॉपर्टी होता है। सिस्टम की प्रॉपर्टी का जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो 0 होता है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, ये 0 होगा। ये हमारा क्लॉसियस थ्योरम है। द प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी, जैसे हीट और वर्क क्या होता है, हमारा पाथ फंक्शन होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। सेम वैसे ही एंट्रोपी की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो वो क्या होता है, द वर्ड एंट्रोपी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय क्लॉसियस। क्लॉसियस ने ही एंट्रोपी वर्ड दिया था, टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपी विच मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी क्या होती है, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और इसका यूनिट जूल पर केल्विन होता है। द एंट्रोपी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड द नॉन रिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल is to be replaced by reversible path to integrate the evolution of entropy change in the irreversible process। देखो क्या होता है, हमारा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिवर्सिबल में कन्वर्ट करते हैं और उसका एंट्रोपी चेंज हम कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है, इंटीग्रेशन कैन बी ओनली परफॉर्म्ड ऑन रिवर्सिबल पाथ्स। इंटीग्रेशन ओनली रिवर्सिबल पाथ्स पे ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। द इनइक्वलिटी ऑफ क्लॉसियस, देखो सेकेंड लॉ से हमें क्या मिला था, डायरेक्शन से क्या पता चला कि कोई हमारा प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो क्लॉसियस ने इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, कौन सा प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होगा और कौन सा प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल होगा।
एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी एंड द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ए प्रॉपर्टी इज जीरो, ये अभी हमने देखा था. सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी अपॉन डी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो. दिस इक्वेशन इज नोन एज इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस. इट प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल. जो ये इक्वेशन है इससे हमें पता लगता है कि प्रोसेस हमारा फिजिबल है या नहीं है. तो ये इक्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है. साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टू इक्वल्स टू जीरो. जब ये जीरो होगा तो साइकिल हमारा रिवर्सिबल होगा. और जब डी क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल लेस देन जीरो होगा तो हमारा साइकिल इरिवर्सिबल होगा. बट जब ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो हमारा साइकिल इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड लॉ को वॉयलेट करता है. द इक्वलिटी साइन होल्ड्स गुड फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल एंड द inequality is true for an irreversible cycle. The Clausius inequality is also valid for refrigerator and heat pump. जो inequality इक्वेशन है इसी से हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का फिजिबल हम चेक करते हैं, ये फिजिबल होगा या नहीं होगा. एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. देखो अभी हमने क्लॉसियस जो इनइक्वालिटी थी वो देखा था कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो. ये जीरो से कम होना चाहिए. हमने देखा था कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज आती है. तो इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकल गया कि जो डी क्यू बाई टी है हमारी एंट्रोपी से कम होगा, एंट्रोपी हमारी ज़्यादा होगी. सो फॉर एनी प्रोसेस अंडरगोन बाय ए सिस्टम वी हैव डी क्यू बाई टी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू डी एस. एंट्रोपी से हमेशा कम होना चाहिए. फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी. बट फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी हमारा हमेशा इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है. ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, यहाँ से हमें एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. से इक्वेशन देगा, इसे देके ये कौन से प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है. जैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फॉर बोथ, ऐसे करके हमें क्वेश्चन पूछा जाता है. एंट्रोपी प्रिंसिपल. देखो एंट्रोपी प्रिंसिपल से क्या मतलब है हमारा कि जो हमारी एंट्रोपी है उसको हम डेली लाइफ में उसको कैसे एप्लीकेबल बनाते हैं, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं. द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज. देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, हमारा जो एनर्जी है वो ज़ीरो होगा, मास ट्रांसफ़र है वो भी ज़ीरो होगा. तो उसमें क्या होगा, हमारा जो रेंडमनेस है वो कभी इंक्रीज़ नहीं होगा, सॉरी डिक्रीज़ नहीं होगा. और डिक्रीज़ नहीं होगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज़ कभी नहीं होगी, वो हमेशा इंक्रीज़ ही करती है. देखो रेंडमनेस हमेशा इंक्रीमेंट की ओर जाती है, कभी भी उसका डिक्रीमेंट नहीं होता है. फॉर यूनिवर्स it always increases and remains constant only in the process of reversible. जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तभी ये कांस्टेंट रहेगा, वरना हमेशा इंक्रीज करता है. दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी और सिंपली द एंट्रोपी प्रिंसिपल. द सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर, द यूनिवर्स और द आइसोलेटेड सिस्टम इंक्लूड एवरीथिंग विच इज अफेक्टेड बाय द प्रोसेस. देखो हमारा क्या होता था, एक सिस्टम होता था, सिस्टम के बाहर का सारा सराउंडिंग होता था और ये सारे मिलकर क्या होता था, हमारा यूनिवर्स होता था. तो यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है जो हमारे प्रोसेस से अफेक्ट होगा, सिस्टम भी और हमारा सराउंड भी. फॉर ऑल पॉसिबल प्रोसेसेस दैट ए सिस्टम इन द गिवन सराउंडिंग कैन अंडरगो, इट इज डी एस फॉर यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ये क्या होगा, हमेशा
0 से ज़्यादा होगा। अब देखो डी एस सिस्टम प्लस सराउंड, सिस्टम प्लस सराउंड दोनों मिलकर क्या होगा, हमारा यूनिवर्स होगा। तो ये दोनों का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखो सिस्टम में अगर हम प्लस क्यू यानी कि अगर हीट सप्लाई करवाते हैं तो इसके क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और अगर हम इससे हीट वापस रिजेक्ट करवाते हैं तो हमारा जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेम हमारा सराउंडिंग के लिए हो जाएगा। अगर सराउंडिंग से हम हीट ले रहे हैं तो उसका एंट्रोपी कम हो जाएगा, और अगर उसको हीट दे रहे हैं, हम एनर्जी सप्लाई करवा रहे हैं, तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, देखो एंट्रोपी प्रिंसिपल हमारा ये तो था कि हम उसको डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो एंट्रोपी प्रिंसिपल इज द क्वांटिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हुआ यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। एवरी इंडिविजुअल प्रोसेस इज accompanied by entropy increase of the universe। देखो क्या होता है कि कोई भी अगर हमारा प्रोसेस होगा उसमें हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होगी, वो हमेशा इंक्रीमेंट की तरफ ही बढ़ता है। एंड दिस एंट्रोपी क्वांटिटी इज द एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। द प्रोसेस द हायर द एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द यूनिवर्स, द हायर विल बी द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। क्या हो रहा है कि अगर जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगर प्रोसेस हमारा एंट्रोपी कम इंक्रीज होता है तो उसका इरिवर्सिबिलिटी भी उसमें कम होगी, लेकिन अगर एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो इरिवर्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब देखो एंट्रोपी प्रिंसिपल हमारा कहाँ यूज होता है। फर्स्ट हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। देखो हमने देखा था कि कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो फाइनाइट होगा, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है, देखो तो अगर कोई सिस्टम एक थर्मल एनर्जी रिजर्व से सेकेंड में जाता है, तो अगर यहाँ से क्यू इसमें से रिजेक्ट होता है तो इसमें क्यू सप्लाई होगा, इसमें प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ से माइनस क्यू हो जाएगा। तो देखो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट इसकी एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो इसके लिए जो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो हमारा एंट्रोपी प्रिंसिपल से होता है। सेकंड है मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स। देखो टू फ्लूइड्स मतलब क्या हो गया कि दो, अगर हम कोई सिस्टम है उसके अंदर दो अलग अलग पार्टीशन है, उसमें दो फ्लूइड्स भरे हुए हैं, दो फ्लूइड्स हैं, तो अगर उनको मिक्सिंग करवा दी जाए तो उसमें जो एंट्रोपी इंक्रीज होगा वो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, वो हमारा एंट्रोपी प्रिंसिपल यूज होता है। वहाँ पे हमारा एंट्रोपी प्रिंसिपल वर्क करेगा। क्या होता है कि जैसे कोई सिस्टम है, जैसे हमारा फ्री एक्सपेंस में होता था कि कोई गैस पड़ी होती है, यहाँ पे हमारा लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड है, यहाँ पे इवैक्यूएशन नहीं है। अगर इस फ्रेम को हम हटा लें, दोनों जो लिक्विड है मिक्स हो जाएं फ्रेम हटाने के बाद में, तो इनका जो एंट्रोपी इंक्रीमेंट होगा, इनका जो प्रोसेस होगा उसका हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, मैं एंट्रोपी प्रिंसिपल से करते हैं। थर्ड वन है मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम टू फाइनाइट बॉडीज एट टेम्परेचर T1 एंड T2। देखो हमने जब जो फर्स्ट हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस, अगर सेम वैसे ही अगर हमारा दो बॉडीज हैं T1 और T2 पे और उससे कोई हीट फ्लो कर रहा है, तो उससे हमें मैक्सिमम वर्क कितना मिलेगा वो हम किससे, एंट्रोपी प्रिंसिपल से कैलकुलेट करते हैं। सेम ऐसे ही हमारा फोर्थ में होगा मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए फाइनाइट बॉडी एंड ए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। यहाँ पे T1 और T2 है, यहाँ पे अगर T1 और T2 की जगह हमारा TER आ जाए, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर आ जाए, तो हमारा मैक्सिमम वर्क क्या होगा, ये भी हमारा एंट्रोपी प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट करते हैं। इनके फॉर्मूलाज के लिए आप हमारे जो चैनल है द मैकेनिकल वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे चले जाइए, मैं उसको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंट्रोपी जनरेशन इन ए क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम हम पढ़े थे, सिस्टम्स हमारे तीन टाइप के सिस्टम होते थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में हमारा एंट्रोपी जनरेशन, जो एंट्रोपी जनरेट होगी वो कैसे होगी। एंट्रोपी जनरेशन हमारा दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन है बाई
हीट इंटरेक्शन इन विच देयर इज एंट्रोपी ट्रांसफर, कि हम कुछ हीट ट्रांसफर करें उसके साथ में कुछ हमारे एंट्रोपी ट्रांसफर हो जाए। जैसे हम हीट किसी सिस्टम में हीट देते हैं उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। सेकेंड वन है जो हमारी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होती है उसकी वजह से कुछ डिसिपेटिव इफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से जो एंट्रोपी जनरेट होगी वो हमारा क्या होगा, उसको हम एस जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन बोलते हैं। द एंट्रोपी इंक्रीज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। देखो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी किस वजह से आती थी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आती है हमारी डिसिपेटिव इफेक्ट जो होते थे, जैसे हमारा फ्रिक्शन हो गया उसकी वजह से जो हमारा एनर्जी लॉस होता है उसकी वजह से हमारा इरिवर्सिबिलिटी आती थी। तो जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है वो हमारे क्या कहते हैं उसको, एंट्रोपी प्रोडक्शन और एंट्रोपी जनरेशन, जिसको हम एस जनरेशन बोलते हैं। इफ द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल इट मस्ट बी एडियाबेटिक। अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो हमारा रिवर्सिबल है तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस होना ही पड़ेगा, ये हमारा कंपल्सरी है। आल्सो इफ द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज एडियाबेटिक इट कैन नॉट बट बी रिवर्सिबल, कि अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस होना ही पड़ेगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता है। एन एडियाबेटिक प्रोसेस नीड नॉट टू बी आइसेंट्रोपिक। क्या बोल रहा है कि अगर हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है वो जरूरी नहीं है कि हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो। देखो यहाँ पे क्या मतलब होगा, अगर हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इरिवर्सिबल मैनर में हो रहा है तो वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होने के लिए हमारा रिवर्सिबिलिटी यानी कि रिवर्सिबल होना कंपलसरी है। अगर रिवर्सिबल नहीं होगा तो वो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा। सिंस एंट्रोपी कैन आल्सो इंक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन, जो हमारा इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होता है, तो अगर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी तो वो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा। बट इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक एंड रिवर्सिबल इट मस्ट बी आइसेंट्रोपिक। अगर हमारा प्रोसेस एडियाबेटिक है और रिवर्सिबल है तो वो डेफिनेटली हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीजों में आता है, सो इसको याद रखना। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये गेट में भी पूछा हुआ है, ये आई थिंक ईएस में भी पूछा हुआ है। ये ईएस में तो जो एस्ट्रेशन क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछते हैं। एंट्रोपी जनरेशन इन एन ओपन सिस्टम। देखो अभी हमने क्या देखा था, एंट्रोपी जनरेशन इन क्लोज सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में हमारा मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है, दोनों फ्लो करता है, साथ में ही इसके एंट्रोपी भी फ्लो करता है। सो इन एन ओपन सिस्टम देयर इज ट्रांसफर ऑफ थ्री क्वांटिटीज मास, एनर्जी, एंट्रोपी। द कंट्रोल सरफेस कैन हैव वन और मोर ओपनिंग्स ऑफ मास एंड ट्रांसफर। हमने क्या बोला था कि जो ओपन सिस्टम होता है उसमें मास फ्लो करता है, मास फ्लो करता है, तो मास फ्लो के लिए उसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से ज्यादा ओपनिंग हो सकती है। इट इज रिजिड एंड देयर इज शाफ्ट वर्क ट्रांसफर अक्रॉस इट। देखो हमारा जो सिस्टम था उसकी बाउंड्री हमारी या तो मूवेबल होती थी या फिक्स होती थी, लेकिन हमारा जो ओपन सिस्टम है उसकी बाउंड्री हमेशा फिक्स रहती है। और इसमें क्या होता है, जब मास फ्लो करता है तो हमारा जो शाफ्ट जो होती है वो रोटेट करती है और उससे हमें वर्क मिलता है, उसको बोलते हैं शाफ्ट वर्क। तो हमारे ओपन सिस्टम से हमें क्या मिलता है, शाफ्ट वर्क मिलता है। जैसे हमारा टरबाइन है, टरबाइन में जब मास फ्लो करता है तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन से हमारे शाफ्ट घूमते हैं, शाफ्ट से हमें वर्क मिलता है, तो वो क्या था, हमारा शाफ्ट वर्क होता है। मास एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड क्वांटिटीज। ये हमने फर्स्ट लॉ से देखा था कि मास हमारा कंजर्व रहता है, हमारा एनर्जी क्या होती है, हमारी एनर्जी कंजर्व रहती है। बट एंट्रोपी इज नॉट जनरली कंजर्व्ड, एंट्रोपी हमारी कंजर्व नहीं रहती है। द रेट एट विच एंट्रोपी इज ट्रांसफर्ड आउट मस्ट एक्सीड द रेट एट विच एंट्रोपी एंटर्स द कंट्रोल वॉल्यूम। जो एंट्रोपी आउट है वो हमारी एक्सेस में होनी चाहिए। जैसे कंट्रोल वॉल्यूम है हमारा, अगर यहाँ से एंट्रोपी S1 है, यहाँ एंट्रोपी S2 है, तो S2 शुड बी ग्रेटर देन S1। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अभी हमने देखा था कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होगी, एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज ही होती है। तो जब यहाँ पे सिस्टम हमारा आएगा, प्रोसेस आएगा, तो यहाँ पे इसकी एंट्रोपी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सो S2 शुड बी ग्रेटर देन S1।
द डिफरेंस बीइंग द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेटेड विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम ओविंग टू इरिवर्सिबिलिटीज। अब देखो इसके अंदर जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हमारा जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो हमारा क्या होगा, इंटरनल इरिवर्सिबल होगा, जिसके से क्या होता है हमारा एंट्रोपी जनरेशन होगा, वो होगा हमारा एस जनरेशन होगा। फर्स्ट लो एंड सेकंड लो कंबाइंड। देखो फर्स्ट लो में क्या कहता था मैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी हमारा कंजर्व रहती है। सेकंड लो क्या था हमारा, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारा क्या प्रिंसिपल होगा, क्या हमें कैलकुलेट करने को मिलेगा। बाय द सेकंड लो डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एस, ये हमने सेकंड लो में देखा था कि डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू डी एस, सो डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एस। और हमारा फर्स्ट लो क्या था, फर्स्ट लो हमारा था डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू। अब देखो अगर हम दोनों को यहाँ से डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं तो क्या जाएगा हमारा टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस का पी डी वी। तो हमारा एंथैल्पी क्या था, यू प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे इसको वैल्यूज रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। जो डी यू प्लस पी डी वी क्या हो गया हमारा, टी डी एस हो गया। यहाँ से देखते हो, यहाँ से देखते हैं डी यू प्लस पी डी वी क्या हो गया हमारा, ये डी यू प्लस पी डी वी है ये टी डी एस में हो गया प्लस वी डी पी। अब देखो टी डी एस इक्वल्स टू, अब इधर लाएंगे इस वैल्यू को तो डी एच माइनस वी डी पी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इससे हमारा टी डी एस इक्वेशंस निकलती है। तो अगर हम टी डी एस इक्वेशन हमारी क्या आ गई, या तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, दो टी डी एस इक्वेशन हो गई हमारी ना। इन टी डी एस इक्वेशन से हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। इन दो इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो गेट में हमें 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब देखो जब हम फर्स्ट लो और सेकंड लो को कंबाइन करते हैं तो कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, कुछ इक्वेशन सामने आती है। तो वो कौन सी इक्वेशन किस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगी, कौन से सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगी, हम देखते हैं। फर्स्ट वन है डी क्यू इक्वल्स टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू यहाँ पे हमारा पी डी वी वर्क नहीं है। पी डी वी वर्क किसके लिए आता था, हमारा क्लोज सिस्टम के लिए आता था। तो डी क्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो डी ई है, तो डी ई क्या होगा, हमारा एनर्जी है, हमारा एनर्जी है, तो वो हमारा सारे सिस्टम के लिए आती है। अगर यहाँ पे डी यू होता तो हमारा क्लोज सिस्टम हो जाता, क्योंकि हमारे पे डी हो जाता, हमारा इंटरनल एनर्जी हो जाती। सो डी क्यू इक्वल्स टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, ये हमारा एनी प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सब के लिए एप्लीकेबल होगा। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू। देखो यहाँ पे डी यू आ गया प्लस डी डब्ल्यू, अभी भी डी डब्ल्यू है, तो डी यू आ गया, तो होल्ड्स गुड फॉर एनी प्रोसेस अंडरगो बाय ए क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम। डी यू हमारा इंटरनल एनर्जी आ गया, तो यहाँ पे जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी जीरो हो गई, इसलिए हमारा इंटरनल एनर्जी आ गया। तो ये हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली क्लोज सिस्टम के लिए हमारा एप्लीकेबल होगा। थर्ड वन में देखते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। देखो डी क्यू यहाँ पे डी यू प्लस पी डी वी। अब पी डी वी क्या होता था, हमारा क्लोज वर्क होता था, क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क होता था। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, क्लोज्ड सिस्टम व्हेन ओनली पीडीवी वर्क इज प्रेजेंट। दिस इज ट्रू ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जो पीडीवी जो हमारा इंटीग्रेशन होता था ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस पे ही तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस पे ऐसा होता नहीं है। फोर्थ वन है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, ये हमारा सेकेंड लो से हमें मिलता है। दिस इक्वेशन ट्रू ओनली फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस पे ये हमारा नहीं होगा। टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अब देखो इस इक्वेशन में देते हैं टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। डी यू क्या था, हमारा इंटरनल एनर्जी था, पी डी वी हमारा क्लोज सिस्टम का वर्क था। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, फॉर अ प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखो यहाँ पे इरिवर्सिबल दोनों क्यों आ रहा है, टी डी एस, टी हमारा टेम्परेचर जो है वो भी हमारा प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी हमारी प्रॉपर्टी है, फिर डी यू हमारी प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी होता है, प्रेशर
प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी है। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर प्रोसेस रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इसके लिए कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। बट ये क्या होगा, हमारा क्लोज सिस्टम होगा, क्योंकि देखो पीडीवी वर्क किसके लिए होता है, हमारा क्लोज सिस्टम के लिए होता है। सिंस इट इज ए रिलेशन अमंग द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारे पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है, तो चाहे वो रिवर्सिबल पाथ हो या इरिवर्सिबल पाथ हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। सिक्स्थ है टी डी एस इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी। अब देखो इसमें भी सारे हमारे प्रॉपर्टीज आ रही है, तो ये भी हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके लिए भी इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। दिस इक्वेशन आल्सो लेट्स ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोज सिस्टम, देयर इज नो पाथ फंक्शन। द इक्वेशन एंड द इक्वेशन आल्सो गुड फॉर एनी प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी एब्सोल्यूट एंट्रोपी। देखो एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होता है, हमने देखा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा जब 0 डिग्री केल्विन हो जाए तो हम उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। सेम वैसी एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जब हमारी एंट्रोपी 0 हो जाएगी। अब जो एंट्रोपी 0 कब होगी, जब हमारा रेंडमनेस 0 हो जाए। रेंडमनेस 0 हो जाएगा तो हमारा एंट्रोपी 0 हो जाएगा। सो द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन, प्योर क्रिस्टलाइन मतलब जिसकी जो पैकिंग होगी, हमारे एटम्स की पैकिंग होगी एकदम वो परफेक्ट होगी, उसमें कुछ भी ऐसा रेंडमनेस नहीं आएगा, जो एटम जहाँ है वो वहीं रहेगा, तो उसके लिए हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सबस्टांस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज ए स्टेट ऑफ परफेक्ट ऑर्डर और 0 एंट्रोपी। सिंस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज नॉट अटेनेबल, हम 0 केल्विन अटेन नहीं कर सकते हैं। So in a finite temperature of operation, the absolute 0 entropy value is not attainable. So absolute 0 entropy हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं कभी भी, ये absolute 0 हमारा एंट्रोपी का नहीं होगा। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या था हमारा, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन, ये हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था। तो यहाँ पर हम जो एंट्रोपी है उसको हम 0 चूज करते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा ट्रिपल पॉइंट है वहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी हमारा 0 होता है। सो ये हमारा एंट्रोपी था, एंट्रोपी हमारा यहाँ खत्म होता है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं जो क्वेश्चन सेक्शन है उसमें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, जेई में भी पूछा जाता है और गेट में भी पूछा जाता है, ईएसएमएस से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। एंड फॉर पीडीएफ्स प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल द मैकेनिकल वर्ल्ड, वहाँ पे आपको सब पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ से, जो थ्योरी में भी नहीं है, जो यहाँ पे थ्योरी में मैं उपलब्ध नहीं करा सकता था वो मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा।